नाजरीन, आज हम इंजीनियर शोएब नोमानी, जो मौलाना हबीबुर रहमान नोमानी साबिक एमपी, साबिक रियासती वज़ीर भी रहे हैं, और आपका ताल्लुक़ इंजीनियर साहब एक ऐसे सियासी घराने से है जो मऊ में सबसे बड़ा सियासी घराना है, और समाजवादी पार्टी से आपका नाता पुराना है। समाजवादी पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं ज़िले के, और नायब सदर के हैसियत से भी आप काम कर चुके हैं। इस वक्त मोमिन कॉन्फ्रेंस के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। उसके बाद से आपकी सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, लेकिन इस दौरान 5 रियासतों के इंतखाबात होने हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के लीडरों के ऊपर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के जो बड़े लीडरान कह रहे हैं कि सरकार की एसआरए पे इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। आप किस तरीके से इसको समझते हैं? मैं देखता हूं कि जिस तरीके से हमारे मऊ ज़िले के एक मशहूर नेता जनाब राजीव राय साहब, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं हमारे पार्टी के, उन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी मीडिया में हमेशा समाजवादी पार्टी को बड़ी ही मजबूती के साथ पॉइंट को रखा है। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनको विचलित करने के लिए, पार्टी की छवि खराब करने के लिए ये पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से उनको नर्वस करके पार्टी से दूरी बनाई जा सके। क्योंकि एक बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं पार्टी के, और हमेशा उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से बात को रखी है। ये उसी का एक रूप है कि किस तरीके से ये बताता है कि जिस तरीके से जन सैलाब पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, तो जन सैलाब आया और लोगों ने रात के 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक इंतज़ार किया। ये वो आवाम है जो वोट देख के तब्दीली करना चाहती है इस उत्तर प्रदेश में। अगर ये बुलाई हुई आवाम होती, शाम तक जाते जाते ये घर चले गए होते। ये इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी मोहब्बत है। ये एक परिवर्तन चाहते हैं, और चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से 2012 से लेकर 70 तक एक बेहतरीन दौर गुजरा है, जिसमें तमाम नौजवानों से लेके बूढ़ों, बुज़ुर्गों, सबको माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा ख्याल रखा। वो चाहते हैं कि वो दौर फिर से आए और नौजवानों को एक अच्छी नौकरी का मौका भी मिले और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त भी बढ़ाई जा सके। एक तरीके से बार बार मतलब सरकार की तरफ से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि गुंडों की सरकार रही है समाजवादी पार्टी की, और ये लोग जो हैं टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। इस तरीके की जो ज़बान बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, तो क्या वजह समझ सकते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक डाइवर्शन करने का वो है कि किस तरीके से लोगों को डाइवर्ट किया जा सके। समाजवादी पार्टी किसी भी समुदाय के सभी जातियों को, सबको लेकर साथ चलने वाली है। यही वजह है कि अगर आप देखेंगे, रोज़ नए नए जातियों के जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो देख रहे हैं कि अगर विकास होना है तो इस समाजवादी के दौर में होना है, अन्यथा नहीं होना है। अभी अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार जो है ठोको सरकार चल रही है, इसने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। तो एक तरफ अखिलेश यादव मतलब योगी सरकार पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सपा के गुंडे हैं, और यहाँ तक कि अभी बीजेपी के लीडर का मऊ में एक बयान आया है, आपने देखा होगा, कि जो आवारा सांड छोड़े हुए हैं वो सपा के ही छोड़े हुए हैं। ये तो भाई, इसका तो जनता खुद सबकी समीक्षा करती है। आप जनता को खुश करिए, अगर आपने काम किया है तो उसको दिखाइए। जनता तो खुद बोलती है कि हाँ, काम कैसे हुआ है। अगर वो कह रही है कि आवारा पशु घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं। किसी को ऊपर इल्ज़ाम लगा देने से आप बरी नहीं हो जाएंगे। आप सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, जो अब तक नहीं निभाई है। सरकार कह रही है कि हमने 5 सालों में वो काम कर दिया जो अब तक किसी ने नहीं किया। तो जनता बोलना चाहिए, जनता तो नहीं बोल रही है। जनता तो परिवर्तन की तरफ जा रही है। अगर काम किए हो तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ चलती। जब भी आपका कोई प्रोग्राम होता है, कुर्सियाँ खाली रहती हैं। इसका मतलब क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक अभी अपील की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, कि मतलब इलेक्शन को कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस का तीसरा वेरिएंट है उसको लेके, और अगर इसको अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम उत्तर प्रदेश में आने वाली है, ऐसे में अगर इलेक्शन नहीं होता है तो समाजवादी को कितना नुकसान होने वाला है और बीजेपी को इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है?
हम माननीय उच्च न्यायालय का बहुत आदर करते हैं और जैसा भी वो निर्णय करेंगे वो देश हित में होगा और वो हिंदुस्तान की आवाम के हित में होगा। हम पूरा उनका सम्मान करते हैं। चुनाव बढ़ जाने से आगे लोगों के जहन में बदलाव नहीं आएगा। आज 10 लोग हैं तो जैसे जैसे देर होगी संख्या बढ़ती जाएगी। हो सकता है 10 के बजाय 20, 20 के बजाय 50 हो जाए, लाखों लाख करोड़ों लोग जुड़ जाए। तो चुनाव टालने से कभी लोगों के मंसूबों को नहीं बदला जा सकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कभी भी इलेक्शन होगा, चाहे अभी हो, चाहे 4 महीने बाद हो, चाहे 6 महीने बाद हो, समाजवादी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से नौजवान देख रहा है माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ, एक परिवर्तन करेगा। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है कि वर्चुअल रैलियां हों और ऑनलाइन लोगों को अपनी तस्हीर करने का मौका मिले और जब वोट हो तो बाई वन बाई करके लोग वोट करें, तो वोट भी हो सकता है और लोगों का काम भी पूरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस पर अगर जैसी गाइडलाइन जारी होगी उसके हिसाब से होगा। लेकिन ये आज के हिंदुस्तान में अभी इतना ज़्यादा टेक्निकली एडवांस हम नहीं हो पाए हैं कि हम सारी चीज़ों को इस तरह कर। कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है जिस तरह के यूरोपियन कंट्री में सारा काम होता है वो कर लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान अभी इतना एडवांस इस मामले में नहीं हो पाया है कि आगे इस तरह की चीज़ की जाए। तो यहाँ पर फिजिकली भौतिक रूप से जो मौजूद करके चीज़ें की जाती हैं वही कामयाब होती हैं। इंजीनियर शोएब नोमानी की जो एक्टिविटीज़ अचानक बढ़ी हैं, क्या समझ रहे हैं कि आने वाला जो नगर पालिका का इलेक्शन है उसको देख के आप इलेक्शन मतलब इंजीनियर शोएब नोमानी क्या नगर पालिका का इलेक्शन लड़ेंगे, चेयरमैन के तौर पे अपनी हाज़िरी दर्ज कराएंगे? बिल्कुल मैंने इसकी हाज़िरी तभी दर्ज कर दी जब साल भर पहले हमारी पार्टी ने कहा कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो टिकट के लिए फॉर्म भरें। मैंने उस वक्त फॉर्म नहीं भरा और उसमें मैंने यही बात कही कि मैं विधानसभा का चुनाव न लड़ करके मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। देखिए नगर पालिका में सिर्फ ये सोच लेना कि नाली खड़ंजा और ये सब बनाना, ये तो उसका दायित्व बनाना ही बनाना है। हमारा मकसद ये है कि हम इस जिम्मेदारी को हासिल करके, अगर आवाम ने चाहा और ये अगर जिम्मेदारी देती है तो मैं चाहूँगा कि नौजवानों को एजुकेशन फील्ड में इतनी आगे ले चलूँ कि वो खुद मुख्तार हो जाए। क्या आपको नहीं लगता कि जिसके दादा मतलब मौलाना अब्दुल लतीफ़ नोमानी आपके दादा, मौलाना हबीबुर रहमान नोमानी आपके वालिद मोहतरम, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, मेंबर ऑफ असम्बली हुए, तो क्या शोएब नोमानी मेंबर ऑफ असम्बली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ख्वाब नहीं देखेंगे, एक चेयरमैन का ख्वाब देखेंगे? भाई मैं चाहता हूँ कि मऊ से जुड़ के रहूँ और मऊ की आवाम से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं नगर पालिका के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करूं और आवाम मुझे अगर एक बार मौका देगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उनके जो भी ज़रूरियात हैं, जो भी वो सोचते हैं, उनके साथ साथ मैं नौजवानों के एजुकेशन बहुत आगे करूँ। आपके सियासी हरीफ का इल्ज़ाम है कि शोएब नोमानी तो ज़मीन के नहीं मतलब ये हवा में उड़ने वाले हैं, ज़मीन पे नज़र नहीं आते हैं, मऊ में कहीं नज़र नहीं आते, तो उनकी कोई मतलब इस वक्त हकीकत नहीं है, वो मतलब लाइन से बाहर है? ये देखिए सबसे बड़ी वजह है कि अगर आप बचपन से एजुकेशन के लिए बाहर निकल गए हो, मैं क्लास फर्स्ट से इंजीनियरिंग तक बाहर रहा हूँ, एक बड़ा लंबा वक्फा निकल गया एजुकेशन हासिल करने के लिए। जब हमने इंजीनियरिंग कोर्स किया तो वालिद साहब तभी मुझे चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस से रहे हैं, लिहाजा मुझे ठीक नहीं लग रहा था। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस वक्त माननीय शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे और मैं आज बता दूंगा आपको कि जब मैं उनसे मिलने गया वालिद साहब के साथ तो उन्होंने कंधे पे हाथ रख के कहा कि बेटा अगर इंजीनियरिंग करने के बाद कहाँ नौकरी करना बता देना। ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए है और मेरा उस वक्त मलेशिया और सिंगापुर भी हो गया था और मैं चाहता था अपनी ज़िंदगी ड्राइंग रूम में और बच्चों के साथ गुजार सकता था। वालिद साहब ने सवाल किया कि क्या अपने लिए जियोगे कि आवाम के लिए जीना चाहते हो? अपने लिए जियोगे तो इसी ज़िंदगी में सब भूल जाएंगे, लेकिन अगर आवाम के लिए जियोगे तो आने वाली नस्लें तुम्हें याद करेंगी और तुम्हें किए हुए कामों को याद करेंगी। काम ऐसा करो जो समाज याद करे। उन्हीं की बात को रख के मैंने उन नौकरियों को ठुकरा दिया और ये मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनके इस ख्वाब को पूरा करूं, लेकिन बगैर मऊ के आवाम के सहयोग के मैं ये काम नहीं कर सकता। मतलब क्या मऊ के लोग जो ये तलाश कर रहे थे कि 2 चेयरमैन को मुसलसल देखे हैं, अब तीसरा कोई चेहरा होना चाहिए, तो उनके लिए एक सेटेबल सूट करता है? मैं समझता हूँ कि ये होने वाला चुनाव उनकी तलाश को खत्म कर देगा।
उनकी तलाश को ख़त्म कर देगा और मैं दावेदारी बढ़िया तरीके से करूँगा। उनके उनके एक्सपेक्टेशन को, उनकी जो ख्वाहिशात हैं इंशाल्लाह पूरा करूँगा मैं। आपको मोमिन कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट बनाया गया, तो मोमिन कॉन्फ्रेंस के तौर पे मुसलमानों की जो क़यादत है, आप किस लेवल पे आप मुसलमानों के मसाइल को उठाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है वो बुनकरों और दस्तकारों की बात करती है। ठीक है, सभी मुसलमान इसमें जुड़े हुए हैं। मैं मुख्तलिफ़ पार्टियों से ये अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि हमारी हिस्सेदारी को वो बरकरार रखें। जिस तरीके से अगर आप देखें सारे मुसलमान की आबादियों में लगभग 60% जो है वो अंसारी बिरादरी है, दस्तकार है। तो ऐसे स्थिति में मेरी ये डिमांड है तमाम पार्टियों से, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, जो हमें कम से कम 20 से 25 सीटें दे, तब हमें लगेगा कि हमारी हिस्सेदारी पूरी हो रही है। एक सवाल थोड़ा सा इससे हट के है मेरा कि मौलाना हबीबुर रहमान नोमानी और मौलाना अब्दुल लतीफ़ नोमानी के नाम से एक नोमानी गेट था, जो 4 लेन की तौसीकारी को लेकर नोमानी गेट मुनहदिम करना पड़ा, लेकिन अभी तक उसकी तामीर नौ नहीं हो सकी है। तो क्या शोएब नोमानी अगर चेयरमैन बन के आते हैं तो मौलाना जो एक लैंडमार्क था नोमानी गेट, उसकी दोबारा तामीर होगी, या आप डिमांड करेंगे कि चेयरमैन, वो मौजूदा चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी जो हैं, उनसे आप डिमांड करेंगे कि वो उसकी तामीर करें? मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चीज़ मौजूद थी उसको मौजूद किया जाए। सिर्फ नुमानी गेट नहीं, आप फैज़ी गेट भी देख लें। हाँ, उसको भी एक नामी ग्रामी गेट रहा है और बड़ा मशहूर रहा है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि मौजूदा चेयरमैन साहब इस पर ध्यान दें और दोनों गेट के लिए कोई बजट पेश करके बजट ले आएँ और फिर से पुनः तामीर की जाए इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया नोमानी साहब, आप हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे इस तरह से हम गुफ्तगू करते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया।